अभी मैं विकास जी आपसे शुरू करूंगा क्योंकि इस पैनल में इस विद्या के जानकार आप ही हैं। ये चुनाव विद्या और एग्जिट पोल और सर्वे जो भी हैं, इससे पहले जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, उसके बाद एग्जिट पोल आया है। और जो लोग कह रहे थे, जो बात कह रहे थे, मेरे साथ जितने लोग जुड़े, ज्यादातर कुछ लोग ऐसे थे, मैं कोशिश कर रहा था कि ब्रजेश शुक्ला आज हमारे साथ रहें, जो आम तौर पर वो बातें कह रहे थे जो हम में से दूसरे लोग नहीं कह रहे थे, लेकिन वो आज कहीं किसी टेलीविजन चैनल पे व्यस्त हैं, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस परिस्थिति पे। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा सवाल है, और उस सवाल में नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं, उन पे कुछ देर बाद आऊंगा। लेकिन पहले जिस विषय के साथ मैंने इस कार्यक्रम की के बारे में सोचा था, उस पर रहूं। ये एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, जो आपका पोल कह रहा है, और जो जमीन की तस्वीर है, इनमें क्या सच है? ये हमको आज पता चल सकता है या 10 मार्च के बाद दोबारा विवेचना करनी होगी? जी आलोक जी, नमस्कार। सभी पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। नहीं, अपन को 10 मार्च तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तस्वीर आपके सामने है। फर्क इतना है कि हमको उसको मानना है या नहीं मानना है। पहले मैं थोड़ा सा अपनी विद्वत्ता को, जो मैं दूसरी विद्याओं का भी जानकार हूं, उसको बताने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आलू खराब है और आलू अच्छा है। अगर एक डॉक्टर बोलेगा कि नहीं साहब आलू खराब है, और दूसरे दिन आप जाओगे तो बोलेगा आलू अच्छा है, तो ये चलेगा नहीं। कल तक हम जिस मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे थे, और सभी लोग कह रहे थे, और अमूनन हम मानते भी हैं कि अब उस मीडिया के दिन लद गए हैं, क्योंकि दूसरे ऑल्टरनेटिव आ गए हैं। और आज अगर उसी मीडिया ने अपने कजिन भाई की कोई विशेषता दिखा दी या उसकी कोई विद्या दिखा दी, और हम सब लोग उन्हीं पर लामबंद हो गए, तो हमको हमारे सोच पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करना होगा। पहली तो ये बात है। मैं उन लोगों ने जो दिखाया, मैं व्यक्तिगत रूप से उन बहुत सारे लोगों को जानता हूं, और वो किस तरीके से काम करते हैं उसको भी जानता हूं। तो आज मैं आपके मंच से उस विद्या का, जो कि जिसका जानकार मैं भी हूं और बहुत अच्छा जानकार हूं, मैं उसको पहले कुछ खोलना शुरू करता हूं। हमारी दुनिया में एक बहुत विद्वान आदमी है, जो इस वक्त सबसे अमीर आदमी थे कुछ समय तक, उनका नाम है एलन मस्क। मैं आपके दर्शकों को उसको बहुत सिंप्लीफाई करना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रिंसिपल का जन्म दिया, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जब कभी आप फंस जाओ तो आप वहां जाओ जहां पर सिद्धांत आ जाए। अब सबसे पहले एक पोल का नाम लेते हैं जो बहुत विख्यात और कुख्यात दोनों ही हैं। प्रभाकर मणि जी के लिए कुख्यात हैं और बाकी सारे लोगों के लिए विख्यात। मैं बताऊंगा कि क्यों। मैं प्रभाकर मणि जी के शो को बंगाल में काफी देखता था, और कई बार मेरी इच्छा होती थी कि इनसे बोलूं, और अंत में मैं इस बात पर भी बताऊंगा। तो वो व्यक्ति है प्रदीप गुप्ता, और उसकी कंपनी एक्सेस माई इंडिया। उसका एक बड़ा ही अजीब सा एग्जिट पोल आया है, जिसको देखने के बाद बहुत जम के हंसी आई, और मैंने उस पर बोलना बंद कर दिया। जब टीम ने मेरी उस पर थोड़ी सी जांच की, तो मैंने उनको मना किया कि यार रहने दो, पर लोगों ने बोला सर आप इसको बताइए कि ये गलत कैसे है। उन लोगों ने 1,26,000 के आसपास का सैंपल साइज लिया 403 विधानसभाओं में। पहली चीज, मोटी माटी ये बात होती है आलोक जी कि 300 लोगों का उन्होंने सैंपल साइज लिया। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल खराब बात है। अब वो 300 की साइज के बाद वो नीचे लिखते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब क्या होता है, इस बात को जानने के लिए बहुत सारे मतभेद उभर आएंगे, और अगर मैं आपको साथ में बताऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब होता है कि हम 300 लोगों में लगभग उस पूरी विधानसभा को एक ऐसा गठित कर लें जैसी वो विधानसभा है। ये एक असंभव कार्य है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग 1930 में लिटरेरी डाइजेस्ट नाम के पोलर ने शुरू किया था, जिसका अंत 1948 के ओपिनियन पोल में खत्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत एक पोल करा था। उस पर मैं बाद में आता हूं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग का मतलब होता है कि आप आयु के बराबर, कास्ट के बराबर, वगैरह वगैरह और चीजें। अब मेरा प्रश्न उनसे यह है कि आपको आयु कहां से मिल गई? इलेक्शन कमीशन आयु नहीं देता कैंडिडेट को, वो एक वोटर लिस्ट देता है जिसमें आयु निकाल पाना बहुत मुश्किल है। चूंकि मेरी ये विद्या है, आप जानते हैं, तो मैं इसमें बड़ा सक्षम हूं, और एक बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी लगती है इसमें। तो या तो वो इलेक्शन कमीशन से बैकडोर में आयु ले लेते हैं, या फिर उड़ती उड़ती बातों पर, आयु की जो बातें होती हैं उस पर निर्भर करते हैं, या फिर खुद निकालते हैं। खुद निकालते हैं तो ये असंभव सा काम है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का जानकार हूं तो मैं बता सकता हूं। फिर भी मैं मान लेता हूं कि लगभग उन्होंने शायद निकाल लिया होगा, जबकि बिल्कुल नहीं। दूसरी बात आती है, कास्ट हर जगह फ्लोट होती है। मुझे मालूम है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ की है, उसमें एक बहुत बड़ा संघ का थिंक टैंक, उसमें
जो मुसलमान कैंडिडेट्स की जनसंख्या बता रहा है पोलिंग में, उसमें और मेरे अंदर उसमें अंतर 70,000 का है। मैंने जो निकाला है वो चूंकि मैं जानता हूं तो लगभग है ही, और उन्हीं की वोटर लिस्ट से निकाला है। ये मेरा ब्रेड एंड बटर भी है पोलिंग के अलावा, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि बूथ की गणित बड़ी अलग हो गई है। मैंने 100 विधानसभाओं में यह पाया कि जो 30% बूथ हैं वो बीजेपी डोमिनेटेड बूथ हैं, जहां पर बीजेपी को 70 से 80% जो वोट पड़ा है वो उन 30% बूथों में मिलता है। ये बात आज पहली बार इंडिया में मीडिया में कही जा रही है। किसी ने इस बात को इंगित नहीं किया, किसी ने इस बात को देखा नहीं। मैंने पहली बार निकाला उत्तर प्रदेश में। अब अगर आपके आदमी, क्योंकि प्रदीप गुप्ता तो जाते नहीं, अगर आपका आदमी उन 30 बूथों में चला गया तो उसने बहुत बड़ा हम पर रहम किया। नहीं तो आज 403 की 403 विधानसभा बीजेपी को ही मिलनी थी, क्योंकि जो 70 से 80% वोट आपको मिलता है, बीजेपी को मिलता है, वो उन कंसोलिडेटेड उन्हीं बूथ 30% बूथ में है। तो आपने हमको कभी नहीं बताया कि आप किस बूथ पे गए, कहां गए। मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे मैं बूथ की भौगोलिक गूगल मैप पर मैं बूथ तक इंटीग्रेट कर सकता हूं। और मैं आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि इसकी जानकारी आज पब्लिक डोमेन में नहीं है। 2018 के बाद इलेक्शन कमीशन बूथ के कोऑर्डिनेट्स देना बंद कर चुका है। तो यानी आपके पास ये पहले आ गई थी? ये 2018 में जब मैंने नकली वोटर और डुप्लीकेट वोटर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में निकाले थे, जिसमें एक लड़की की फोटो 36 वोटर आईडी कार्ड पे थी, उस वक्त ये चीज प्रक्रिया शुरू हुई। और वो उसके बाद थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, तो हम वहां जाके बूथ पर जो नाम आते हैं उसको जियो टैग कर लेते हैं, क्योंकि वो कम मात्रा में करने हैं, तो हमसे ये बन पड़ता है। तो इस सब के बाद एक बात साफ हो जाती है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग का अब कोई मतलब नहीं है, तो उनको उसके व्याख्यान में हटा देना चाहिए। 300 जो लोग की सैंपलिंग की गई, मैं आपके दर्शकों को वो बताऊं कि वो 0.1% भी जो वोटर हैं उनका 0.1% भी नहीं है। तो ये खुला क्वेश्चन मैं आप पैनलिस्ट और दर्शकों पर छोड़ देता हूं कि क्या कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई सर्विस एजेंसी या गोदी मीडिया या कोई बड़ा चैनल या किसी का भी बड़ा चैनल, क्या उसमें इतना मानदंड है कि वो 300.1% लोगों से बात करके बड़ी फुर्सत के साथ ये बता सकता है कि इतना वोट शेयर आ रहा है और इसमें इतना बड़ा एक्स्ट्रापोलेशन यूज हुआ है जो पूरी तरीके से गलत है। कई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज हुई है जो बिल्कुल अनर्थल है। इन्होंने यही गलती टीवी शो पर बंगाल के समय की थी। प्रभाकर मणि तिवारी जी बैठे, बहुत सदी हुई भाषा में वो अपना आकलन देते थे, अजीत अंजुम जी के साथ रहते थे, मैं उनको लगातार देखता था। मेरा जो आकलन था, मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि जो आकलन मैंने किया था बंगाल में, वो 40 सीटें कम दे पाया था। मैं उनको मेजॉरिटी दिला रहा था, पर मैंने फिर भी इतनी बड़ी सीट नहीं सोची थी, क्योंकि मैं वहां उस जगह पे नहीं था। इस चुनाव में मैंने अपनी गलती सुधारी, और मैं और मेरी टीम आज उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने के बाद ये बात आराम से कह सकती है। लेकिन विकास जी, एक यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन एक सवाल पूछना है मुझे कि यही लोग यही तरह के सर्वे करके और तमाम चुनाव में ये भी हुआ है कि ये सही निकले हैं, तब ये बात हमें पसंद नहीं आ रही इसलिए हम कहें कि इनका सब कुछ गलत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं इंटरेस्टेड पार्टी हुई नहीं ना, मैंने अपना सर्वे किसी को बेचा, और जो सर्वे किया वो मैंने अपने पैसे से किया, तो मैं इंटरेस्टेड पार्टी इसमें हुई नहीं। मैंने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, उस टेक्नोलॉजी को चेक करने के लिए मैंने उस चीज को सर्वे में निकाला। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक और बात है, मैं आलोक जी, आप थोड़ा सा फाइनेंस जानते हैं, अगर आप एक ट्रेड लेंगे जिसमें रिस्क नहीं है, तो आप खुल के ट्रेड करेंगे, खुल के बैच साइज बनाएंगे, खुल के पोजीशन लेंगे, आपको डर ही नहीं है कि आपका कोई घाटा है। ये कभी गलत निकलेंगे, कभी सही निकलेंगे। सही निकलेंगे तो राजदीप के साथ डांस करेंगे, और अगर गलत निकलेंगे तो इनको कोई पूछता नहीं है, इनका कोई दंड नहीं है। लिटरेरी डाइजेस्ट ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 1936 में हराया था, जबकि वो जीत गए। इसके बाद वो पोलस्टर बंद हो गया। गैलप से एक गलती हुई, गैलप ने एक गलती करी 1948 के इलेक्शन में और दिवी को जिता दिया, और वो शिकागो ट्रिब्यून की हेडलाइन बन गई। और वो आज भी लोगों को याद है, पोलस्टर्स को, कि डिवी ट्रम्प्स ट्रूमैन, और अल्टीमेटली जीते ट्रूमैन थे। तो अगर मैं रोज हेड एंड टेल करूं और कभी सही निकल जाऊं और कभी गलत निकलूं, तो मेरे को, जब मैं सही निकलूं और मुझे मीडिया जिसका आज वो साथ ले रहे हैं, अगर वो कह दे कि अरे वाह क्या बात है, अगर पोल है तो एक्सेस माय इंडिया का, तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगी कि आपको जीतने पर पूरा रिवार्ड है और हारने पर आपको कुछ नहीं है। इतनी पोजीशनिंग और इतनी इन्वेस्टमेंट, मैं समझता हूं रिस्क प्रोफाइल क्या होती है। आज आप खुद पूछिए, अगर मैं गलत निकलता हूं 10 तारीख को, तो मेरी ब्रेड एंड बटर पर लात है। मुझको कोई 10 फीट लंबे डंडे से पूछेगा नहीं,
चाहे मेरे पास कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी हो, पर अगर एक्सेस माई इंडिया और तमाम लोग होंगे और अगर वो गलत निकलते हैं तो उनको दोबारा से मौका, बड़ी कंपनी है। आज एक कोई भाई साहब ने ट्वीट किया कि अरे ये लोग जनरली सही निकले हैं। आप म्यूचुअल फंड को जानते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस आर नेवर प्रूफ टू द फ्यूचर परफॉर्मेंसेस, बट स्टिल दिस शो मस्ट गो ऑन। तो मेरा ये ठीक कहना है, है, मैं एक चीज बता दूं यहाँ दर्शकों को, विकास जी को रोक रहा हूं, लेकिन विकास जी के बारे में बताना जरूरी है कि जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है, जो प्रोजेक्शन उनके पोल का नतीजा है, वो भी आप सबको जान लेना चाहिए। और यही वजह है कि मैंने यहाँ विकास जी को बुलाया है। जिनका कहना है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों को, यानी बीजेपी प्लस को 32% वोट शेयर और 157 सीट आ सकती हैं, जो कि पिछले चुनाव में यानी 2017 में 39.67% पर 312 सीट लेके जो गठबंधन आया था, उसमें से कुछ लोग इधर उधर हुए हैं, लेकिन बीजेपी प्लस ये कह रहे हैं। और समाजवादी प्लस जो 47 सीट पर था 21.82% के साथ, उसके बारे में विकास जी का प्रोजेक्शन है कि वो 41% वोट शेयर लेगा और 238 सीटें उसकी आएंगी। इसके बाद जो दूसरी पार्टियां, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण सवाल इन दो पार्टियों का है। बाकी पार्टियां हैं नहीं है, बहुत मैटर नहीं कर रही हैं अगर इस तरह का नतीजा आता है। इस नतीजे को कहने के बाद, क्योंकि बताना इसलिए जरूरी है कि दर्शक पूछेंगे भाई विकास जी क्या कह रहे हैं। प्रदीप गुप्ता ने जो कहा और बाकी लोगों ने जो कहा तो हम देख रहे हैं। विकास जी जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये सब गलत है, तो सही क्या है ये उन्होंने बता दिया है।